माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भगत सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के लेसन नंबर 3 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में अध्ययन करें। इसके 4 वीडियो पहले प्रकाशित हो चुके। अब 5 टॉपिक हम पढ़ा गए जनसंख्या वितरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जनसंख्या वितरण क्या होता है कि जन समूह के स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जन समूह, जन यानी लोगों का जो समूह होता है, वो कहीं ज्यादा रहते हैं लोग, कहीं कम रहते हैं, तो इन्हें लोगों का जो वितरण है, निवास करने का स्थान है, इसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण असमान रूप से, पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे जहां बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है या सामान्य जनसंख्या पाई जाती है, तथा कुछ क्षेत्र ऐसे जो जनशून्य क्षेत्र है, जैसे बर्फीले क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, वो ऐसे क्षेत्र है जो जनशून्य क्षेत्र माने जाते हैं, यानी जहां पर जनसंख्या वितरण बहुत कम पाया जाता है। तो जन समूह के स्थानिक वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान रूप से है। तो इसमें एक विद्वान है जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के संबंध में कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग रहते हैं। देखिए एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग रहते हैं, जबकि कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं। तो क्या कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर तो कम लोग रहते हैं और कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं। अब पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, समान नहीं है। देखिए आप जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कि विश्व की 2/3 जनसंख्या, 2/3 यानी विश्व की लगभग 66% जनसंख्या स्थल के 14% भाग पर निवास करती है। विश्व की लगभग 66% जनसंख्या स्थल के 14% भाग पर निवास करती है, जबकि 57% जनसंख्या स्थल के 5% भाग पर निवास करती है। तो देखिए ये जॉर्ज बी क्रेसी का कथन हो रहा है कि 66% जनसंख्या तो 14% भाग पर निवास करती है, जबकि 57% जनसंख्या मात्र 5% भाग पर निवास करती है। इसी प्रकार से 90% जनसंख्या स्थल के 10% भाग पर निवास करती है। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल के 10% भाग पर निवास करती है, जबकि 10% जनसंख्या स्थल के 90% भाग पर निवास करती है। विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। देखिए विश्व के अंतर्गत है जैसे भारत है, चीन है, जापान है, ये ऐसे देश है जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो पूरे विश्व की 60% से जो अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जबकि 40% जनसंख्या अन्य महाद्वीपों में निवास करती है। इसी प्रकार से 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, अब इसमें भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग है दक्षिण गोलार्ध। तो पूरे विश्व की 85% जनसंख्या तो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 15% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में निवास करती है। कहने मतलब है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, इस गोलार्ध के अंदर विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, तथा विश्व की 75% जनसंख्या, विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे निवास करती है, महाद्वीपों के किनारे। देखिए आपको पता है कि व्यक्तियों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल। जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या निवास करती है। इसलिए पूरे विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे या समुद्र के किनारे निवास करती है, तथा 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में निवास करती है। क्योंकि कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो ये देखता है कि जो क्षेत्र है धरातल से ऊंचा होना चाहिए, वहां पर जैसे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचे। तो इस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण असमान है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए हमने इससे पहले जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, तो लगभग समान है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक एवं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यह क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि क्या कारण है कि विश्व के कुछ क्षेत्रों के अंदर तो जनसंख्या का वितरण बहुत कम मिलता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक मिलता है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 4 भागों में बांटा है: विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामूहिक कारक। इसमें विश्वव्यापी कारक, इसमें देखिए सबसे पहले अवस्थिति, यानी वो अवस्थिति
जिस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या निवास करती है उस क्षेत्र की स्थिति डिपेंड करती है कि वहां का धरातल समतल है या ऊंचा नीचा है या किस प्रकार का है। अगर पहाड़ी क्षेत्र तो लोग वहां पर कम निवास करते हैं और धरातल अगर समतल होगा तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ये अवस्थिति और धरातल ये दोनों पॉइंट लगभग मिलते जुलते हैं कि यदि क्षेत्र ऐसा होगा धरातल समतल होगा तो समतल धरातल के अंदर परिवहन के साधन, संचार के साधन, रोजगार के साधन, चिकित्सा की सुविधा ये आसानी से विकसित हो जाती है। इससे उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का निवास ज्यादा होता है, जबकि ऊंचे नीचे क्षेत्रों में कम निवास करते हैं। इसके अलावा जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक है तापमान एवं वर्षा। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक तापमान पाया जाता है या बहुत कम तापमान पाया जाता है उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण कम मिलता है, जबकि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की जलवायु मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक एवं अनुकूल होती है या जहाँ का तापमान सामान्य तापमान होता है उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण अधिक होता है। इसी प्रकार से समुद्र तल से ऊंचाई, ऐसे क्षेत्र होते हैं जो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर क्षेत्र ऊंचे होते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण अधिक होता है। विश्व के 80% से अधिक जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचे क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि ऐसे क्षेत्र जो निचले क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ आती रहती है तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या कम निवास करती है। अब एक प्रादेशिक कारक, देखिए प्रदेश होता है कि जहाँ पर एक जैसा रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज पाया जाता है वो प्रदेश कहलाता है। अब एक भूमि की बनावट, किसी भी प्रदेश की जो भूमि की बनावट है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यदि वहाँ की जो भूमि उपजाऊ भूमि होगी तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का बसाव ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो भूमि है वो समतल होनी चाहिए, समतल होगी तो जनसंख्या का वितरण अधिक मिलेगा। इसके अलावा जल आपूर्ति, जल का उपयोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि कार्यों में, उद्योग धंधों में किया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है तो वहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगी। इसके अलावा मिट्टियाँ, जिन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होती है उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास अधिक होता है, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ पर फसलों का उत्पादन अधिक होगा, फसलों का उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कई उद्योग ऐसे हैं कि जो कृषि पर निर्भर है, जैसे चीनी उद्योग है, चीनी गन्ने से बनती है। इसके अलावा जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा कपास से बनता है, तेल उद्योग है, ब्रेड बिस्कुट उद्योग है। तो ये उद्योग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर है और कृषि का मिट्टी उपजाऊ होगी उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अधिक मिलेगा। इसके अलावा खनिज पदार्थ, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ अधिक मिलते हैं तो वहां लोगों को रोजगार मिलता है, उद्योग धंधे ज्यादा मिलेंगे। वनस्पति शक्ति के संसाधन, ये है प्रादेशिक कारक। इसी प्रकार से सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक का मतलब जहाँ लोगों के रोजगार है या खुद विकसित करता है, जैसे आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक कारक, परिवहन एवं संचार के साधन। देखिए परिवहन एवं संचार के साधनों से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। जिन क्षेत्रों में परिवहन के साधन अच्छे होंगे तो वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, जनसंख्या वहां अधिक मिलेगी। इसी प्रकार व्यापार। अब एक सामयिक कारक, सामयिक कारकों के अंदर वातावरण से अनुकूलन, यानी इस तरह का वातावरण है जो मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अधिक मिलेगा। इसके अलावा पारस्परिक निर्भरता, ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति निर्भर रहता है वो तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो जनसंख्या वितरण अधिक मिलेगा। धर्म, लोगों में अपने धर्मों में धर्म एवं सामाजिक मान्यताएं, यानी लोगों में अपने धर्म जाति समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जहाँ पर एक जैसे जाति धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है, और जहाँ कई जगह लोग कम समाज के कम धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ जनसंख्या कम मिलेगी। इसके अलावा सामाजिक संरचना, समाज किस तरह का है ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया, तो आपको समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।